हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम टोटल 302 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम ऑलरेडी 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि कुछ टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा उन्हीं टॉपिक को फिर से डिटेल में रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 21, assertion brainstorming technique demand generation of a number of alternative to a problem. Reason participant generate many alternative as possible without evaluating them. brainstorming session। तो पहले हम brainstorming के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, brainstorming टेक्निक किसने दी थी? ओसबॉर्न ने दी थी, OSBORN। ऑथर का नाम आपको जरूर याद रखना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या होता है, मान लीजिए कि टोटल 50 फॉलोअर्स है और एक लीडर है, टोटल 51 लोग हैं। अब या तो लीडर खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेता है या फिर 50 फॉलोअर्स पहले अपने आइडिया रखते हैं और उसके बाद लीडर डिसीजन लेता है। तो डिसीजन कब बढ़िया हो पाएगा, जब फॉलोअर भी अपने आइडिया रखते हैं, क्योंकि तब वो 51 आइडियाज, 50 फॉलोअर के और एक खुद का आइडिया, तो 51 में से बेस्ट को सिलेक्ट कर पाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, जो लीडर होता है वो फॉलोअर को कहता है कि आप अपनी मर्जी से आइडिया दीजिए, गलत सही जैसा भी हो, सभी एक एक आइडिया दीजिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में सबसे पहली बात तो ये कि क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है कि सभी लोग एक एक आइडिया दे पाएँ। उसके बाद जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ आ जाते हैं, फिर उनको देखा जाता है कि बेस्ट आइडिया क्या रहेगा। जैसे आप लोग टीचर हो या फिर फ्यूचर टीचर हो, तो क्लास में आप लोग क्या कर सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को कह सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हो, आप अपने विचार रखिए। आपने स्टूडेंट को बोला कि डीमोनेटाइजेशन बढ़िया हुआ बेकार हुआ, आपको जो भी पता है वो आप बताइए। तो 30 स्टूडेंट ने अपने हिसाब से चीज़ें बताई और फिर उन 30 स्टूडेंट की बातों को आपने सुनकर फिर अच्छे से आपने उस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया। तो आई होप ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट किए जाते हैं किसी प्रॉब्लम के, और सेकंड में ये बोल रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज जनरेट किए जाते हैं बिना उन्हें इवेल्युएट किए। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जाता है। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो चुकी होगी, सभी आइडियाज़ आ चुके होंगे, तब हम देख लेंगे कि बढ़िया आइडियाज़ कौन सा है। यदि हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो जो फॉलोअर्स है वो डिमोटिवेट होंगे और वो अपने आइडिया सामने नहीं रखेंगे। स्टूडेंट को ये लगेगा कि यदि हमने गलत बताया तो टीचर बेइज्जती करेगा, तो वो अपने आइडिया रखेंगे ही नहीं। तो उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि गलत हो या सही हो, आप तो अपनी मर्जी से बताइए, जो आपको लगता है वो बताइए। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है। ऑथर का नाम आपको जरूर याद रखना है, ओसबॉर्न ने ये टेक्निक दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। और ये 4 थ्योरी हमें दे रखी है, तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एंड वाई थ्योरी की। एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी मैकग्रेगर ने। एक्स एंड वाई थ्योरी में क्या होता है, मैकग्रेगर ने पहले एक्स थ्योरी दी थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा आलोचना हुई एक्स थ्योरी की, फिर इन्होंने कुछ टाइम के बाद में वाई थ्योरी ये लेकर आ गए। दोनों ही थ्योरी एक दूसरे की ऑपोजिट है। एक्स थ्योरी क्या कहती है? एक्स थ्योरी ये कहती है कि जनरली जो इंसान होता है वो काम करना पसंद नहीं करता, आलस्य परम सुख होता है। तो एक्स थ्योरी में इन्होंने ये माना कि जनरली जो एम्प्लॉई होता है वो काम करना पसंद नहीं करता, यदि वो फ्री बैठ सकता है तो फ्री बैठेगा ही बैठेगा। तो कहने का मतलब सुपरविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सुपरविजन करोगे तभी एम्प्लॉई काम करेंगे। आलोचना हुई तो कुछ सालों के बाद में ये वाई थ्योरी लेकर आए और वाई थ्योरी इसके ऑपोजिट थी। वाई थ्योरी में इन्होंने बोला कि सुपरविजन से कुछ नहीं होता, एम्प्लॉय होता है वो खुद ही मोटिवेट होता है और मोटिवेट होकर बढ़िया काम करता है। सुपरविजन से आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। तो एक्स एंड वाई थ्योरी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सबसे पहली बात तो ये थ्योरी दी किसने थी? विक्टर व्रूम ने दी थी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेस्ड है, मोटिवेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। ये आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है।
व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होता है? व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इनटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इनटू एक्सपेक्टेंसी। तो इन्होंने तीन चीज़ें बताई कि मोटिवेशन होगा या नहीं होगा, तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, वैलेंस पर, इंस्ट्रूमेंटलिटी पर और एक्सपेक्टेंसी पर। थोड़ा सा टफ पॉइंट है, तो ये आप अच्छे से समझना। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी का मतलब है रिजल्ट आने की संभावना। यदि आपको लगता है कि मैं कोई पर्टिकुलर काम करूंगा और उससे रिजल्ट आएगा, जो बेनिफिट है वो होगा, तो वो एक्सपेक्टेंसी हो गया। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब मेथड। उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो मेथड हमने सोच रखा है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि नेट जीआरएफ निकालने के लिए बहुत सारे मेथड आप लोगों के दिमाग में आए होंगे। उनमें से मान लीजिए कि एक मेथड की हम बात करते हैं। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, आपने सोचा कि हम जेपी सर के सारे वीडियोस हम देखकर जाएंगे। तो जो मेथड आप रिजल्ट पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है। आई होप आपको इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्टेंसी मतलब जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो उस तरीके से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसका आपको कितना विश्वास है। आपको लगता है कि 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, जेपी सर की वीडियो देखेंगे तो वो हमारा एक्सपेक्टेंसी हो गया। फिर देखो वैलेंस। वैलेंस क्या होता है? जो भी आपको आउटकम मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, उसकी आपकी नज़र में कितनी वैल्यू है। जैसे जेआरएफ आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी नज़र में जेआरएफ की कितनी वैल्यू है, या फिर आपको लगता है कि जेआरएफ तो छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैलेंस का मतलब होता है जो हम पाना चाहते हैं उस पर हम कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है या कोई भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो उसको जो मिलेगा उसकी जॉब, उस जॉब को वो कितनी अहमियत देता है, वो वैलेंस हो गया। जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंटलिटी हो गया, और तरीके पर कितना विश्वास है कि उससे मुझे सक्सेस मिल जाएगी, वो एक्सपेक्टेंसी हो गया। ये विक्टर व्रूम ने दिया था और ये मोटिवेशन प्रोसेस पर बेस्ड होता है। फिर हम बात करते हैं एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी दी किसने थी? जेएस एडम ने दी थी इक्विटी थ्योरी। ये बेस्ड है सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जेएस एडम की इक्विटी थ्योरी वो किस पर बेस्ड है? सोशल एक्सचेंज प्रोसेस पर। इसमें क्या होता है? तीन चीज़ें होती है। एक होता है कि आउटपुट इज मोर देन इनपुट। इसका मतलब है आपको पेमेंट तो ज़्यादा मिल रहा है और आपने मेहनत कम की है, तो इससे क्या होता है? गिल्टी क्रिएट होता है। दूसरी बात होता है आउटपुट इज लेस देन इनपुट। इसका मतलब आपने मेहनत ज़्यादा की और पेमेंट आपको कम मिल रहा है, तो इसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन होगा। और यदि दोनों ही चीज़ें इक्वल है तो ये बेस्ट होता है, इसको इक्विटी कहा जाता है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, पोर्टर लालर मॉडल। पोर्टर एंड लालर दो पर्सन थे, इन्होंने ये मॉडल दिया था, पोर्टर लालर मॉडल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तीन चीज़ें होती है। तीन चीज़ें क्या क्या होती है? एक होता है सेटिस्फैक्शन, एक होता है रिवार्ड और एक होता है परफॉर्मेंस। ये तीनों चीज़ें होती है मोटिवेशन के अलावा। मतलब टोटल चार चीज़ें हो गई, या फिर ये मान लो मोटिवेशन में ये तीन चीज़ों का योगदान होता है। एक होता है सेटिस्फैक्शन, एक होता है रिवार्ड और एक होता है परफॉर्मेंस। देखो जनरली क्या होता है, लोग ये मानकर चलते थे कि यदि सेटिस्फैक्शन होगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी। जनरली लोग ऐसा मानकर चलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा यदि मोरल हाई होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन पोर्टर लालर मॉडल ने ये बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस हाई होगी। देखो जनरली तो ऐसा ही होता है। जनरली ऐसा ही क्यों होता है? जैसे देखो कि मेरा जैसे नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, फिर जेआरएफ क्लियर हुआ तो मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, फिर जो एवीवीएनएल का जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, फिर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया तो फिर मेरा मोटिवेशन क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट में और ख़राब परफॉर्मेंस होगी, फिर नेक्स्ट में और ख़राब परफॉर्मेंस होगी। तो जनरली तो सेटिस्फैक्शन जब हाई होता है, मोरल जब हाई होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन पोर्टर लालर मॉडल ने इसकी ऑपोजिट बात की। इन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है सेटिस्फैक्शन से परफॉर्मेंस हाई हो, इसका रिवर्स उल्टा होता है। पहली बात इन्होंने ये बोला कि जो सेटिस्फैक्शन होता है
जो सेटिस्फैक्शन होता है वो परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होता है। और इन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो सेटिस्फैक्शन मिले, इसका रिवर्स सही हो सकता है कि सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने से हमें रिवार्ड मिलेगा, परफॉर्म हमने किया, रिवार्ड हमें मिला और रिवार्ड मिलेगा तो सेटिस्फैक्शन होगा। तो बाकी लोग तो ये बोलते थे कि सेटिस्फैक्शन से परफॉर्मेंस आती है और इन्होंने बोला परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन आता है। 22 में क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। किसने बोला, पोर्टर मॉडल ने बोला। इन्होंने क्या बोला कि जो मोटिवेशन होता है या फिर जो सेटिस्फैक्शन होता है वो परफॉर्मेंस के बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल दैट बिजनेस शुड फॉलो। हमें बताना है कि इनमें से कौन से वो प्रिंसिपल्स है जो एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। कोड में हमें क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब 2 पॉइंट को छोड़ना है और 3 पॉइंट को हमें ले लेना है। तो आप फोकस कीजिए कि कौन से पॉइंट को हमें छोड़ना बेटर रहेगा। टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री और बिजनेस, पे टैक्सेज एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन, टू एंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक और पे ऑफ टू कस्टमर, सप्लायर, एडमिनिस्ट्रेटर ETC। किक ऑफ का मतलब होता है रिश्वत। एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेज एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो क्या क्या हम लें, देखो सेकंड वाला पॉइंट हम लेंगे टैक्स का पेमेंट करना चाहिए। 4 वाला पॉइंट भी हम लेंगे कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और टाइम पर पेमेंट कर देना चाहिए कस्टमर, सप्लायर, एडमिनिस्ट्रेटर को। और 5वां पॉइंट भी हम लेंगे कि एम्प्लॉइज को टाइम पर पेमेंट कर देना चाहिए। जो पहला पॉइंट है उसमें तो बिजनेस इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो हम इन 5 में से अगर छोड़ना है तो इसको छोड़ सकते हैं। और एक ये जो तीसरा पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, ये भी बढ़िया चीज़ है, लेकिन 2 हमें छोड़ने हैं तो 1 और 3 को हम छोड़ेंगे, 2, 4, 5 हम ले लेंगे। 2, 4, 5 हमें बी में दे रखा है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ए साइड में हमें कुछ दे रखा है और बी साइड में हमें दे रखे हैं। ए साइड कहती है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर ETC, मॉरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन द राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहली बात है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अंदर हम लेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी 4 हो जाएगा। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर, इसके अंदर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, 1 हो जाएगा। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, इसमें स्टेक होल्डर हो जाएगा, तो C2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरल प्रिंसिपल, इसके अंदर बिजनेस एथिक्स हो जाएगा, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 हमें किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि फिजिकल, मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर में हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी 1। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर में हम क्या लेंगे, स्टेक होल्डर 2 लेंगे। और मॉरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन राइट और रॉन्ग, इसके अंदर हम बिजनेस एथिक्स लेंगे, तो 3 हम लेंगे। 4, 1, 2, 3 हमारा किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का मीनिंग पता होगा। शेयर होल्डर तो क्या होते हैं, ओनर होते हैं जिनको अल्टीमेटली प्रॉफिट से मतलब है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी है, यदि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर है तो उनको भी हम यहाँ पर शेयर होल्डर मान सकते हैं। स्टेक होल्डर को हिंदी में कहते हैं हितधारी। हर वो पर्सन जो बिजनेस को अफेक्ट करता है और बिजनेस से अफेक्ट होता है वो स्टेक होल्डर होता है। जैसे हमारे केस में आप लोग हमारे स्टेक होल्डर हो, गवर्नमेंट है, यूट्यूब है, जो अदर हमारे कॉम्पिटिटर है वो सभी हमारे स्टेक होल्डर है। फिर एक और पॉइंट अपन देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जरूर याद रखना। 2 चीज़ें, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या नेट GRF वाले स्टूडेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट मान सकते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना तो काम है RBI का, और जो फिजिकल पॉलिसी है वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट का। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम मेनली किया जाता है और फिजिकल पॉलिसी में टैक्स से रिलेटेड बातें आती है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25
5। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो आप यदि मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं कम डिटेल में भी डिस्कस कर सकता हूँ। हम 300 क्वेश्चन को 2-3 घंटे में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन में हम 30-40 मिनट लगा रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन में हम 3 मिनट एवरेज लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट टुवर्ड्स, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, वर्ड की जगह टुवर्ड आएगा। अटेनमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, इन इट्स ब्रॉडर सेंस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर अंडर एनी गिवन एंडवर। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता है। स्टेटमेंट 2 में भी ये बोल रहे हैं कि ब्रॉडर सेंस में हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रिलेशनशिप होता है और वो मिलजुल कर काम करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहते हैं। स्टेटमेंट 1, पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इनहेंसिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बट दे डू नॉट शोन एज असेट इन द बैलेंस शीट। ये बोल रहे हैं पंक्चुअलिटी और टीम स्पिरिट एम्प्लॉइज के अंदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा योगदान देती है प्रॉफिट को बढ़ाने में, लेकिन इन चीज़ों को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है कि जो पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट है उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो बढ़ता है, लेकिन आप बैलेंस शीट में इनको दिखा नहीं सकते। स्टेटमेंट 2 में ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखो स्टूडेंट, जब मैंने आंसर की नहीं देखी थी और ये क्वेश्चन पढ़ा था तब मैंने ये सोचा था कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट होना चाहिए और सेकंड करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट पोजीशन को शो करेंगे यदि विंडो ड्रेसिंग वगैरह नहीं की गई है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है वो सेकंड वाले को इनकरेक्ट माना गया है। मतलब क्वेश्चन ये मानकर चल रहा है कि जो फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट 2 को उन्होंने करेक्ट माना है ऑफिशियल आंसर की में, मतलब वो ये मान रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशन होती है, उनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं कर पाते हैं। जैसे हम उसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फ्लैक्चुएशंस आते हैं प्राइस को उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो भी इस तरीके की टीम स्पिरिट ऑनेस्टी वगैरह उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं, इनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनमें हम किसी ऑप्शन को ये नहीं बोल सकते कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो सब्जेक्टिव आंसर है, उनको आप याद नहीं कर सकते। ये कोई लीगल मैटर तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। लेफ्ट में हमें दे रखा है राइवल फर्म, टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग क्वालिटी, एथिक्स इन बिजनेस, और राइट साइड में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो राइवल फर्म के अंदर हम लेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, 3 हमारा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर हम लेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 1 हमारा हो जाएगा। इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट, 4 हमारा हो जाएगा। और एथिक्स इन बिजनेस के अंदर हम 2 ले लेंगे, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, 3 1 4 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें बी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग्स। डॉक्टर विलियम ऊची, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, A.H. मास्लो। एक्स थ्योरी, नीड हियरार्ची थ्योरी, जेड थ्योरी, हाइजीन थ्योरी। तो डॉक्टर विलियम ऊची ने कौन सी थ्योरी दी थी? जेड थ्योरी दी थी, ए के अंदर, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड थ्योरी क्या बोलती है? जेड थ्योरी ये बोलती है कि यदि हमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए रखना है तो हमें एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। और एम्प्लॉयज़ लॉयल कब हो पाएंगे? जब हम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ये सभी टॉपिक हमारी 5 मिनट सीरीज के लिए है, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वैसे जो हमारे डिटेल वाली वीडियोज़ हैं उनमें मैंने डिस्कस किया हुआ है
पहले आप जो लीडरशिप के 3 वीडियोज हैं उनको देख लेना, उसके बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट की 11 वीडियोज देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी। तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज मैं आपको एक्स एंड वाई थ्योरी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? हाइजीन एंड मेंटेनेंस थ्योरी दी थी। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं हाइजीन एंड मेंटेनेंस थ्योरी क्या होती है, ये अभी बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं। एएच मास्लो ने कौन सी दी थी? नीड हिरार्ची थ्योरी दी थी। तो 2 हो जाएगा। 3-1 4-2 हमें किस में दे रखा है? ए में हमें दे रखा है। तो 28 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एएच मास्लो की नीड हिरार्ची थ्योरी की बात कर लेते हैं। नीड हिरार्ची थ्योरी ऑफ मास्लो के अंदर कितने पॉइंट इन्होंने बताए थे? 5 चीज़ें इन्होंने बताई थी। क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी? इन्होंने बताया कि 5 प्रकार की नीड होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है साइकोलॉजिकल या फिर सर्वाइवल नीड, फिर होती है सेफ्टी वाली नीड, फिर होती है सोशल, फिर होती है एस्टीम या फिर ईगो, और लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो नीड है इसी सीक्वेंस में होती है। यदि पहली नीड आपकी पूरी हो चुकी है तभी सेकंड नीड आएगी। जो सर्वाइवल या साइकोलॉजिकल नीड होती है उसमें रोटी कपड़ा मकान आ गया, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी में 2 प्रकार की सिक्योरिटी आती है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गई और दूसरी सोशल सिक्योरिटी आ गई। फिर तीसरा वाला पॉइंट सोशल वाले में फ्रेंडशिप करना, अफेक्शन, रिलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एस्टीम में स्वाभिमान वाली चीज़ें आ जाएगी, प्राइड हमें चाहिए होता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो लास्ट स्टेज जहाँ पर इंसान पहुँच सकता है, वही चीज़ उसे केवल मोटिवेट कर सकती है। जैसे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब है, उनको कोई बोले कि हम आपको करोड़ों रुपए देंगे, उस चीज़ से वो मोटिवेट नहीं होंगे। वो जो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला ड्रीम है कि प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठना, वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है जहाँ पर इंसान खुद को पाता है कि मुझे वहीं पर पहुँचना है, वही चीज़ उनमें फिर से मोटिवेशन क्रिएट कर सकती है। अब हम बात करते हैं जो हाइजीन एंड मेंटेनेंस थ्योरी है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की, वो क्या कहती है? इन्होंने बोला कि 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर, दोनों एक ही बात है, और दूसरे होते हैं मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर में क्या आते हैं? जो मास्लो के 1, 2, 3 वाली चीज़ें हैं, मतलब सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सोशल वाली चीज़ें, वो हाइजीन और मेंटेनेंस में आएगी। और जो 4th एंड 5th वाला पॉइंट है एस्टीम वाला और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, वो मोटिवेशन में आएगा। जो हाइजीन वाली चीज़ें हैं वो केवल मोटिवेशन को मेंटेन करके रखती है, मोटिवेशन को बढ़ाती नहीं है। और ये जो 4th एंड 5th वाली चीज़ें हैं ये मोटिवेशन को बढ़ाती है। जैसे देखो कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, वहाँ पर यदि आपको चौक, डस्टर, पानी, मार्कर ये चीज़ें मिल रही है तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिले तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि टाइम पर आपकी सैलरी मिलना, काम करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो मिलना, वो अगर मिलेंगे तो मोटिवेशन मेंटेन होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन नहीं मिलेंगे तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको सम्मान दिया जाए, उनसे अपना मोटिवेशन बढ़ेगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर हम पहले ही देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द थ्योरी suggesting that the pattern of international trade are determined by the factor endowment rather than productivity was propounded by which one of the following? माइकल पोर्टर, डेविड रिकार्डो, हेक्सर, ओलिन, एडम स्मिथ। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में इंक्लूड हो गया है क्योंकि माइकल पोर्टर हमें ऑप्शन में दिया हुआ था। होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड की 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल बिजनेस के रामबाण वीडियो में। यदि नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लेना। कौन कौन सी थ्योरी बताई थी? एक अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एक अपन ने पढ़ा था कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और एक अपन ने पढ़ा था फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। इसमें से जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो किसने दी थी? ए से याद करेंगे, एडम स्मिथ। कब दी थी? 1776 में। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने 1817 में। और फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी किसने दी थी? फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी दी थी हेक्सर और ओलिन ने। पहले 1919 में दी थी, फिर 1933 में इसको इम्प्रूव किया था। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट
होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकता? दो प्रकार के एडवांटेज के कारण। एक होता है नेचुरल एडवांटेज, एक होता है एक्वायर्ड एडवांटेज। कॉम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने क्या बोला कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंड करता है कॉम्पेरेटिव कॉस्ट पर, और कॉम्पेरेटिव कॉस्ट में वो केवल लेबर कॉस्ट लेते थे। उन्होंने ये बोला नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में बराबर होते हैं, केवल लेबर कॉस्ट है वही अलग हो सकती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर कॉस्ट कम, पॉपुलेशन कम है तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी का ही दूसरा नाम होता है टू फैक्टर थ्योरी, इसी का ही तीसरा नाम होता है फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी, इसी का ही एक और नाम होता है फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी? हेक्सर एंड ओलिन ने दी थी। इन्होंने क्या बोला? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चीप रिसोर्सेज काम में ले रहे हो या एक्सपेंसिव रिसोर्सेज काम में ले रहे हो। चीप रिसोर्सेज कब होंगे? जब बहुत ज़्यादा भंडार है आपके पास रिसोर्सेज का, और एक्सपेंसिव कब होंगे? जब स्केयर रिसोर्सेज है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर इंडोमेंट रेदर देन प्रोडक्टिविटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट 1 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इनटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये बोल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है उसका क्रिएशन इंक्लूड होता है। स्टेटमेंट 2 आईपीआर डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मोरल राइट। सेकंड में ये बोल रहा है आईपीआर के अंदर ट्रेड सीक्रेट और मोरल राइट इंक्लूड नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? ह्यूमन माइंड जो भी क्रिएट करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। सेकंड के बारे में हम अभी बात करते हैं। उससे पहले आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। मैंने आपको 5 प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताई थी। क्या क्या मैंने आपको बताई थी? कॉपीराइट बताया था, ट्रेडमार्क बताया था, पेटेंट बताया था, डिज़ाइन बताया था और जियोग्राफिकल इंडिकेशन बताया था। इनका वैलिडिटी पीरियड बताया था और इंडिया में इनके एक्ट का ईयर बताया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में इनका वैलिडिटी पीरियड और एक्ट का ईयर लिख देना है, मतलब 5 पॉइंट और इनके 10 फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आप लोग बहुत ज़्यादा आलस्य करते हो, लिखते नहीं हो। मैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही देता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। अब हम हमारे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी बात करते हैं कि आईपीआर के अंदर ट्रेड सीक्रेट और मोरल राइट इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। देखो ट्रेड सीक्रेट तो इंक्लूड होता है, मोरल राइट की बात करते हैं। देखो कुछ कंट्रीज में क्या होता है आईपीआर के अंदर मोरल राइट को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यूएस में, अमेरिका में आईपीआर के अंदर मोरल राइट को भी इंक्लूड किया जाता है। और मोरल राइट दिए किसको जाते हैं आईपीआर के अंदर? जो ऑथर होते हैं या फिर जो भी आर्टिस्ट होते हैं या ऑथर होते हैं उनको दिए जाते हैं। और मोरल राइट में 2 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहला राइट होता है एट्रीब्यूशन राइट। एट्रीब्यूशन राइट का ही दूसरा नाम होता है पैटर्निंग राइट, और दूसरा होता है इंटेग्रिटी राइट। तो ये जो पहला पॉइंट है एट्रीब्यूशन या फिर पैटर्निंग राइट, ये देखो क्या होता है, या फिर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? 2 राइट देने के लिए। एक होता है इकोनॉमिक राइट और दूसरे होते हैं नॉन इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ क्रिएट की और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अब उस चीज़ को उस लिमिटेड पीरियड तक केवल मैं ही बेच पाऊंगा, तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और जो नॉन इकोनॉमिक राइट है उसके अंदर मोरल राइट आ जाएंगे। उसके अंदर ये जो पहला पॉइंट है कि एट्रीब्यूशन या पैटर्निंग, ये क्या कहता है कि मैंने वो जो आईपीआर क्रिएट की उसका मैंने लाइसेंस किसी अदर पर्सन को दे दिया, आपको दे दिया 5 सालों के लिए राइट, और आपसे मैंने पैसे ले लिए। तो यहाँ पर ये राइट होगा कि आप उस चीज़ के अंदर कितना भी बदलाव कर लें तो भी आपको मेरा नाम देना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं मोरल राइट में एट्रीब्यूशन या पैटर्निंग राइट कि जिसने वो राइट खरीदे लाइसेंस के थ्रू, वो उस चीज़ में कितना भी बदलाव कर ले, जो ओरिजिनल राइटर है उसका नाम तो देना ही पड़ेगा। अभी बादशाह का नया गाना आया गेंदा फूल, तो जो ओरिजिनल राइटर है उनका नाम ही नहीं दिया। या फिर बॉल बच्चन मूवी आई थी तो वो यो का यो अमोल पालेकर साहब की गोलमाल की कॉपी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने तो इतना चेंज कर दिया है कि हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपको ओरिजिनल राइटर का नाम देना ही पड़ेगा।
फिर दूसरा है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वाला क्या कहता है कि मैंने आईपीआर का राइट आपको दे दिया, आपसे पैसे ले लिए और 5 साल के लिए आपको लाइसेंस दे दिया। अब आप उस चीज़ के अंदर चेंज कर रहे हो। मैंने तो बुक लिखी थी, अब आप बुक से मूवी बना रहे हो और काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हो, तो भी मैं उस चीज़ को रोक सकता हूँ। आप बोलोगे कि हमने तो पैसे दिए, लाइसेंस लिया है आपसे, हमारी जो मर्जी होगी वो चेंज करेंगे। इंटेग्रिटी ये कहता है कि लाइसेंस देने के बाद में भी मैं आपको रोक सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि आप इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, इससे तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हॉलीवुड मूवी है शाइनिंग, आप लोगों ने देखी होगी। तो ये जो शाइनिंग मूवी है ये स्टीफन किंग के नोवेल पर बेस्ड है। जो हॉरर लवर्स है उनके लिए स्टीफन किंग का नाम नया नहीं होगा। तो जब ये मूवी बनाई गई तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए गए। स्टीफन किंग इस बात से खुश नहीं थे कि आप इतने ज़्यादा चेंज नहीं करोगे। फिर एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देवानंद साहब की गाइड मूवी देखी होगी, वो आर के नारायण के नॉवल पर बेस्ड है। तो जब वो मूवी बनी तो आर के नारायण साहब नाराज़ हो गए कि इस मूवी में आपने इतनी ज़्यादा चेंज कर दिए, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर उन्होंने एक डायरेक्टर के साथ मिलकर इंग्लिश में गाइड बनाई। जो इंग्लिश वाली गाइड है वो नहीं चली और जो हिंदी वाली गाइड है उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े। कुल मिलाकर इंटेग्रिटी वाला राइट ये कहता है कि जो जिसने लाइसेंस खरीदा है वो चेंज नहीं कर पाएगा, मेजर चेंज नहीं कर पाएगा यदि उससे ओनर को कुछ प्रॉब्लम है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो सेकंड वाले में ये बोल रहा था डज नॉट इंक्लूड, जबकि इंक्लूड होता है, तो ए वाला हमारा करेक्ट है और सेकंड वाला हमारा करेक्ट नहीं है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग बिहेवियरल रेफरेंट फोकस ऑफ अटेंशन फॉर इंटरवेंशन। फिर हमें दे रखा है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, जॉब कैटेगरी एंड ग्रेड्स। तो इसमें हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमारा टफ क्वेश्चन है। तो बिहेवियरल रेफरेंट के अंदर हम 4 करेंगे, वैल्यू या मिशन। फिर देखो फोकस ऑफ अटेंशन फॉर इंटरवेंशन, इसके अंदर हम 1 करेंगे, वाइड रेंजिंग कल्चरल स्ट्रक्चर एंड पर्सनल स्ट्रेटजीज। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के अंदर हम 2 करेंगे, मैनेज क्लाइमेट एंड कल्चर, तो 2 हो जाएगा। और जॉब कैटेगरी एंड ग्रेड्स के अंदर हम 3 कर देंगे, फ्यू। 4 1 2 3 मतलब ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो इनमें से किसके द्वारा गवर्न होते हैं, कॉरपोरेशन कोड, कॉरपोरेशन मैकेनिज्म, कॉरपोरेशन एथिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेशन गवर्नेंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चलाने का तरीका। कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि जो भी बॉडी कॉरपोरेट है उसके अंदर मेनली कंपनी आता है। तो जो बॉडी कॉरपोरेट है उनमें बढ़िया से बढ़िया वर्किंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस बात से रिलेटेड है। कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कॉरपोरेशन और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो कॉरपोरेशन का ही दूसरा नाम होता है बॉडी कॉरपोरेट, इसी का तीसरा नाम होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और सेकंड टर्म हमारा होता है कंपनी। दोनों में क्या अंतर होता है, कॉरपोरेशन एक ब्रॉड टर्म है, कंपनी एक नैरो टर्म है। कॉरपोरेशन के अंदर काफ़ी सारे आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं जैसे कंपनी, क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट, म्यूनिसिपलिटी, और कंपनी के अंदर तो केवल वही ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में या इससे पहले के किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। जैसे हम बैंक की बात करें तो बैंक का कंपनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक एक बॉडी कॉरपोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बोल रहा है सबसे पुराना वाला कौन सा है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 2 चीज़ें होती है, एक होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन का मतलब क्या होता है, मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि डिसीजन लेते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं,
कि बिल्कुल स्केलर चेन से काम होता है, मिलिट्री में फॉलो किया जाता है, जो ऑर्डर दे दिया वो आपको फॉलो करना है। ज़्यादा डेमोक्रेसी लाइन वाले में नहीं होती है। लाइन एंड स्टाफ वाले में क्या होता है, यहाँ पर स्टाफ का वर्ड, आप स्टाफ का मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टाफ का मतलब है एक्सपर्ट। तो स्टाफ कौन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कि लाइन वालों को एडवाइस देते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे सबसे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आंसर आएगा लाइन एंड स्टाफ, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ एडवाइस दे रहे हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल और डिविजनल, जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के काम करता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के काम करता है। कौन कौन से काम करता है, एक मान लीजिए कि हम क्लॉथ बनाने का काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं। दूसरा हम मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। तो यदि हमने इस तरीके से डिवाइड किया क्लॉथ और मेडिसिन, फिर इनके अंदर हमने फंक्शंस देखे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआरएम, फाइनेंस, और इसी तरीके से मेडिसिन वाले के अंदर भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, तब तो ये हो जाएगा डिविजनल। और यदि हमने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिवाइड नहीं करके हमने फंक्शन में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम। अब जैसे ये प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट दोनों ही डिवीजन के प्रोडक्शन को देख लेगा। जो हमारा क्लॉथ वाला है वो भी देख लेगा, जो मेडिसिन वाला है वो भी देख लेगा। इसी तरीके से जो एचआरएम डिपार्टमेंट है वो भी दोनों को देख लेगा। तो ये वाला हमारा फंक्शनल होता है। फंक्शनल वाला तब भी हो सकता है जब आपके पास सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, और तब भी हो सकता है जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है। डिविजनल वाला केवल तभी हो पाएगा जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है। डिविजनल वाले में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है और फंक्शनल वाले में फंक्शन स्पेशलाइजेशन होता है। क्वेश्चन अगर पूछे स्पेशलाइजेशन किस में होता है और कुछ भी नहीं बोले, तो फंक्शनल वाले के आप टिक लगा देना। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से लग रहा है विभिन्न प्रकार की कमेटी या टीम इसमें बनाई जाती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तब काम में लिया जाता है जब हमारे पास बड़े बड़े लेकिन कुछ ही प्रोजेक्ट होते हैं। हमारे पास बड़े बड़े 4-5 प्रोजेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, बाकी किसी का हम काम नहीं करते हैं, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम काम में लेंगे। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम काम में लेते हैं। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड आपको पहले ही पता है, हेनरी फ्यूल ने दी थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। फिर ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, यदि आपको मेरे इस वीडियो से एक भी पॉइंट अगर नया जानने को मिलता है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिटिकल पाथ इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले मैं आपको क्रिटिकल पाथ का मतलब बता देता हूँ। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरा होता है PERT PERT क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये दोनों ही चीज़ें किस बात से रिलेटेड है, देखो जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या पेटीएम मॉल जैसी वेबसाइट होती है, तो इनको ये डिसाइड करना होता है कि कम से कम कॉस्ट में हम गुड्स को डिलीवर कैसे कर पाएँ, क्योंकि यदि गुड्स को डिलीवर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी तो काम नहीं चलेगा। डिलीवरी चार्जेस तो वो बहुत कम लेते हैं, 40-50 रुपये लेते हैं, और गुड्स आ रहे हैं आपके पास 2000 किलोमीटर दूर से, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। अब आप लोग क्या सोचते हो कि जैसे आपने कुछ भी ऑर्डर किया, मोबाइल आपने ऑर्डर किया और 8 दिन के अंदर आपके पास पहुंचा, तो आपको लगा कि 8 दिन पहुंचने में लगे, 8 दिन पहुंचने में नहीं लगे, 6 दिन तक तो वो लोग वेट करते रहते हैं, उसके बाद 2 दिन या 1 दिन के अंदर ही वो डिलीवर हो जाता है। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड एंड पार्ट होता है कि डिलीवरी चार्जेज को कम से कम करने का तरीका। तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ जाए और इस रूट के सभी ऑर्डर हम एक साथ ही भेज देंगे।
इस तरीके से वो लोग डिसाइड करते हैं। सीपीएम और पर्ट में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। आज हम पहले ही कुछ टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं और भी कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। पर्ट एंड सीपीएम को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट रूट को हमने डिसाइड कर लिया। लॉन्गेस्ट रूट को डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि अमेजोन के पास टोटल 50 ऑर्डर आए जो विभिन्न अलग अलग सिटी से आए हैं, तो उन्होंने देख लिया कि जो मतलब सबसे लंबा ऑर्डर कौन सा है जो सबसे दूर जाएगा, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया और जो बाकी के हैं वो उसी के साथ अटैच कर दिए कि ये सबसे दूर जाएगा ऑर्डर, और जो बाकी के सिटीज है वो तो बीच में ही आएंगे, तो ये वाला रूट डिसाइड कर लेते हैं और बाकी को डिलीवर करता हुआ चला जाएगा। तो वो जो लॉन्गेस्ट रूट होता है उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following does not form part of important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in Companies Act 2013? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें ABCD ऑप्शन में कुछ हमें कंटेंट दे रखी है और पूछ रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी चीज़ होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती है, एक होता है MOA, एक होता है AOA। MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA की फुल फॉर्म होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA हमें ये बताता है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये कंपनी की बाउंड्रीज बताता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कंपनी अपने काम कैसे करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। MOA बताता है क्या कर सकती है, AOA बताता है कैसे करेगी। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो, पता नहीं चले MOA में क्या आएगा और AOA में क्या आएगा, तो बिल्कुल आसान तरीका है। MOA के अंदर बिल्कुल फिक्स है, ये 6 चीज़ें होती है। इन 6 चीज़ों को छोड़कर जो भी चीज़ें आएगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आएगा। क्या क्या आएगा MOA के अंदर? नेम क्लोज होता है, इसके अंदर कंपनी का नाम लिखा जाता है, जैसे लिखा जा सकता है नेम ऑफ कंपनी सेल बी JPG ग्लासेज प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड, ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं कि कंपनी क्यों बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज टू प्रोवाइड कोचिंग क्लासेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। स्टेट लिखा जाता है, जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन राजस्थान। लाइबिलिटी क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी जाती है। कंपनी दो टाइप की हो सकती है, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी भी दो टाइप की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी कंपनी भी दो टाइप की हो सकती है, गारंटी कंपनी विद शेयर, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। तो लाइबिलिटी कंपनी में लाइबिलिटी क्लोज में लिख दिया जाता है मेंबर की लाइबिलिटी कितनी है। यदि कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो लिख देंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी लिमिटेड टू द अनपेड अप वैल्यू ऑन शेयर। और यदि गारंटी कंपनी है तो अमाउंट लिख दी जाएगी, और यदि गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो दोनों बातें लिख दी जाएगी, गारंटी अमाउंट भी और ये स्टेटमेंट भी कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी लिमिटेड टू द अनपेड अप वैल्यू ऑन शेयर हेल्ड। फिर फिफ्थ हमारा पॉइंट, एक होता है हमारा एसोसिएशन क्लोज और एक होता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या आता है, इसमें कंपनी की कैपिटल लिखी जाती है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कैपिटल क्लोज में ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है या सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल होती है। कैपिटल क्लोज में ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन ही क्या होती है, वो कैपिटल जो कि कैपिटल क्लोज में लिखी होती है। एसोसिएशन क्लोज क्या होता है, इस क्लोज में जिन मेंबर्स ने कंपनी बनाई है वो अपने सिग्नेचर करते हैं। 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन, प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आगे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल दी हुई है। ये सातों शेड्यूल आपको पता होनी चाहिए कि सातों शेड्यूल किस किस बारे में है। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये जो 302 क्वेश्चन करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें गारंटी देता हूँ 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आएंगे। तो ये 7 शेड्यूल बता रहा हूँ, ये सातों शेड्यूल याद कर लेना कि किस किस बात से रिलेटेड है। याद कैसे करोगे, एक कोड याद कर लेना, मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ड्राई फ्रूट वाले, एक आइसक्रीम वाले। शेड्यूल नंबर 1,
एमओए और एओए के फॉर्मेट बताती है कि एमओए और एओए किस फॉर्मेट में होंगे, इसके बारे में डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। सेकंड शेड्यूल डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन बताती है। कंपनीज एक्ट में डायरेक्टली डेप्रीसिएशन की रेट तो नहीं दे रखी है जैसी कि इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, लेकिन यहाँ पर तरीका बताया हुआ है। शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट दे रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट कहाँ पर है, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में कोड ऑफ कंडक्ट दे रखे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। फिर पांचवें वाले में मैनेजरियल रेमुनरेशन दे रखा है। मैनेजरियल रेमुनरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैनेजर को कितना देंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कितना देंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कितना देंगे। शेड्यूल 6 में इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग दे रखा है। शेड्यूल 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, CSR दे रखा है कि CSR में किन किन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, किस किस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कुछ कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% पैसा खर्च करना पड़ेगा CSR में। तो जो 5 मिनट सीरीज है उसमें हम कभी सेक्शन 135 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एमओए का पार्ट नहीं है। ए वाले में बोल रहे हैं नेम ऑफ द कंपनी, स्टेट इन विच इट इज़ टू बी सिचुएटेड, तो ये तो होता है। ऑब्जेक्ट विद विच कंपनी परपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी होता है। रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज, ये नहीं होता है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये भी होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर, फोरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर, टॉप, मिडिल, लोअर, ऑपरेटिंग फोर्स। जैसे कि आपको पता है सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लो लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव में ऑपरेटिंग फोर्स आ जाएगा। आज शायद आपको मेरी स्पीड कुछ फास्ट लग रही होगी, यदि आपको लगता है स्पीड ओके है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। सेल्स एग्जीक्यूटिव में हम 4 कर देंगे। ब्रांच मैनेजर हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फोरमैन को हम लोअर लेवल मैनेजमेंट में ले लेंगे और प्रोडक्शन मैनेजर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। जो टॉप लेवल है और लो लेवल है उनको पहचानना बिल्कुल आसान होता है। मिडिल लेवल को आप याद रखना, मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है या फिर फंक्शनल मैनेजर है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HRM, ये सभी लोग आते हैं। 4231 बोले तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट 1, इट इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ वुमन दैट ही प्लान्स। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में इंसान ज्ञानी होता है, वो प्लान बनाता है। स्टेटमेंट 2, प्लान इज ए ट्रिप टू कैप्चर द फ्यूचर। तो ये बोल रहा है कि प्लान से इंसान फ्यूचर को कैप्चर करना चाहता है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सी हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कि स्टेटमेंट 2 तो गलत है, फ्यूचर को कैप्चर थोड़ी कर सकते हैं। फ्यूचर को कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन प्लान बना तो आप फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए ही रहे हो। तो प्लान तो इसीलिए बनाया जाता है कि फ्यूचर को कैप्चर कर सकें, नहीं कर पाते हो वो बात अलग है। तो 37 में सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी जो भी मैं आपको आंसर बताता हूँ वो बताता हूँ जो ऑफिशियल आंसर की में माने गए थे, न कि अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 38, मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट इज असेंशियल टू रन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आने नहीं चाहिए वैसे। फिर देखो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है। जब आसान मैटर आता है तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, टफ मैटर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनमें से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आज थोड़ा सा हमने देखा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यदि आप मीनिंग समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अदर देन लीगल मैटर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो भी कॉर्पोरेशंस है मेनली कंपनी, उनका चलाने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। जैसे आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों में घोटाला होता है, अभी PNB में घोटाला हुआ, उसके बाद अभी जो महाराष्ट्र बैंक था उसके अंदर घोटाला हुआ, येस बैंक में घोटाला हुआ। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि बढ़िया तरीके से काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो कंपनी की मीटिंग है वो फेयर तरीके से होनी चाहिए, ऑडिट बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आती है। तो ये बोल रहा है कौन सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। तो जो गलत चीज़ है, जो नहीं होना चाहिए, वो आपको ढूंढना है। एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज
ऑडिटर। हर कंपनी को फर्म या इंडिविजुअल को ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। आज सुबह की हमारी जो 5 मिनट सीरीज थी सुबह 6 बजे, उसमें हमने ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को डिस्कस किया था। केवल 5 मिनट सीरीज थी, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सीरीज हमारी होती है। फिर बी में बोल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट अटेंड एटलीस्ट 3 मीटिंग ए ईयर, 1 और मोर वुमेन डायरेक्टर आर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो जो क्वेश्चन था हमारा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में था, लेकिन इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो डायरेक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को हम ये मान लेते हैं, हमें ये बताना है कौन सा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। तो फॉल्स को हमें ढूंढना है, ये हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, जो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लेना, वरना आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि 39 हमारा गलत करा दिया, 39 में गलत आंसर बता दिया। ध्यान से सुन लेना। तो देखो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर, ये बिल्कुल सही है। कंपनी की जनरल मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं वो केवल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रेजेंट किए जाते हैं। तो कंपनी को ऑडिट करवाना जरूरी होता है और एक इंडिविजुअल या फर्म को ही कंपनी ऑडिटर बना सकते हैं। ये हम सेक्शन 141 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाली जो ऑडिट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये टैक्स ऑडिट से अलग होती है। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है कंपनियों को कराना जरूरी होता है, और जो बाकी के अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप, उनको कराना वॉलंटरी होते हैं। फिर हम सी वाले पॉइंट की बात करते हैं, वुमेन डायरेक्टर की। वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में। वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक महिला को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। कौन कहता है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। सभी कंपनियों को बनाना पड़ेगा या कुछ कंपनियों को बनाना पड़ेगा। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बनाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट ने बचा लिया। पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ेगा क्या? पब्लिक कंपनी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल अपॉइंट करना पड़ेगा भैया। एक वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में होनी ही चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो अपॉइंट करना पड़ेगा यदि दो में से एक कंडीशन पूरी होती है। तो यदि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर पेड अप कैपिटल तो आपकी 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका टर्नओवर बोले तो सेल्स ये 300 करोड़ से ज़्यादा हो गया एक साल के अंदर, तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि प्राइवेट कंपनियों को अपॉइंट नहीं करना है, उनका खर्चा नहीं बढ़े। लिस्टेड कंपनियां बड़ी कंपनी होती है, उनको हमेशा अपॉइंट करना है। याद केवल पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का करना है। ऐसे याद कर लेना कि जो महिलाएं होती है वो 1 का 3 करती है, हर बात की 1 की 3 करेंगी, तो 100 और 300, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आई होप। तो वुमेन डायरेक्टर हमारा हो गया। फिर हम बात करते हैं एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। ये भी हमें सेक्शन 149 में ही बताया हुआ है। प्राइवेट कंपनी में हम बात करते हैं मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर की बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर। यहाँ पर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं। और मैक्सिमम डायरेक्टर 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, चाहे सारा पैसा डायरेक्टर में लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अब मान लो कोई बड़ी पब्लिक कंपनी है, वो बोले कि 15 डायरेक्टर से अपॉइंट नहीं, 15 डायरेक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा, 15 डायरेक्टर तो हमने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखे हैं, अब हमें जेपी सर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपनी को चलाना है तो 16वां डायरेक्टर हमें अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो यदि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है पब्लिक कंपनी तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन हो गया। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? यदि हम
आम आदमी की भाषा में बोलें तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% वोट फेवर में और 25% वोट अगेंस्ट में। यदि 75% या ज़्यादा वोट फेवर में है तो स्पेशल रिजोल्यूशन को पास मानते हैं। लेकिन एज ए कंपनी लॉ एक्सपर्ट हम कहें तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है फेवर में वोट अगेंस्ट से 3 गुना या ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि कंपनी के अंदर टोटल 50,000 शेयर होल्डर है, यहाँ पर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर की, जनरली उन्हें ही वोटिंग राइट मिलते हैं। 50,000 शेयर होल्डर है, कंपनी की जनरल मीटिंग में केवल 10,000 शेयर होल्डर ही आते हैं। जब वोटिंग की बात आई तो केवल 1,000 लोगों ने ही वोट डाला, बाकी लोगों ने खाना खाया और चले गए घर। 1,000 लोगों ने वोट डाला, इसमें से 750 लोगों ने फेवर में वोट डाला और 250 लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला। रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फेवर में वोट अगेंस्ट से 3 गुना या ज़्यादा है तो यहाँ पर एग्जैक्ट 3 गुना है, रिजोल्यूशन हमारा पास हो गया। 50,000 का 75% मत निकाल लेना। फिर हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है? सेक्शन 173 हमारा ये कहता है एक कंपनी को एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का डिफरेंस हो सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि दिसंबर आ गया और जनवरी से लेकर नवंबर तक एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं की तो दिसंबर में फटाफट चारों बोर्ड मीटिंग कर लोगे। 2 बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और एक कैलेंडर ईयर में जनवरी टू दिसंबर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी है। ज़्यादा आप चाहे कितनी भी करो, साल में चाहे 365 करो, 365 छोड़ो, चाहे साल में 1000 करो, एक दिन में 10 बार मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कंपनी लॉ के कुछ नहीं है जीवन में। सेक्शन 167 किस बारे में है? वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट होने के बारे में है। वेकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में क्या अंतर होता है? डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है कोई पर्सन डायरेक्टर बन ही नहीं सकता और वेकेशन का मतलब होता है वो डायरेक्टर बन तो गया था लेकिन अब उसका ऑफिस वेकेट हो गया और कुछ भी रेजिग्नेशन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका ऑफिस वेकेट हो गया, कल से उसको आने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने ऑडिटिंग वाले में भी पढ़ा था। तो सेक्शन 167 का 1 पॉइंट हम देख रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। 167 का एक पॉइंट हमारा क्या कहता है? यदि कोई डायरेक्टर कंटिन्यूसली 12 महीने तक एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है, 12 महीने से उसका कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ पर गायब है, चाहे उसने लीव ले रखी हो, बताकर गया है कि मैं 12 महीने तक नहीं आऊँगा, तो भी 12 महीने खत्म होते ही उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, ये मान लेंगे कि उसका ऑफिस वेकेट हो गया। डिसक्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, चाहे तो हम उसे फिर से डायरेक्टर बना सकते हैं। तो ये हमारा वेकेशन वाला पॉइंट है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर देखो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो जुलाई 2018 वाला पेपर था ये मुझे नेट पर, एनटीए की वेबसाइट पर या फिर यूजीसी की वेबसाइट पर कहीं पर भी ये मुझे पेपर मिला नहीं। तो मैंने स्टूडेंट को बोला था कि किसी के पास पेपर हो तो मुझे भेज दो। एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था। तो जो साहित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो पास्ट ईयर पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो साहित्य पब्लिकेशन का कोई स्कैन करके उन्होंने भेजा था, उसमें हमें आंसर क्या दे रखा था और क्या आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही है, जो सी वाला पॉइंट है वो भी बिल्कुल सही है। कुछ कंपनियों को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। जो डी वाला पॉइंट है, डी वाला पॉइंट वैसे तो हमारा सही है कि जो पब्लिक कंपनी उसमें 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्शन है कि स्पेशल रिजोल्यूशन से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो डी वाला हमारा पार्टली सही है। और जो बी वाला है, बी वाला साफ गलत है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 3 मीटिंग कम से कम अटेंड करनी चाहिए, ऐसा हमारे कंपनी लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने आपको 12 महीने वाला रूल बताया वो 12 महीने के लिए, न कि 3 मीटिंग के लिए। एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होगी और वैसे भी वो पॉइंट सभी डायरेक्टर के लिए है, न कि स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। ये जो 3 मीटिंग वाली बात कर रहा है ये कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। यदि आपको मिले तो मुझे बता देना।
कंपनी लॉ मेरा मेन सब्जेक्ट है, सीए फाइनल तक मैं कंपनी लॉ पढ़ाता था। फिर मैंने अपना जो एरिया है वो चेंज कर लिया और कंपटीशन एग्जाम वाली फील्ड में मैं और अभिषेक सर आ गए। पहले हम सीए सीएस को हमारे इंस्टीट्यूट में जयपुर में पढ़ाते थे। तो जो बी वाला है वो तो बिल्कुल ही गलत है, डी वाला हमारा पार्टली ट्रू हो सकता है। तो जो आंसर है वो बी वाला होना चाहिए, लेकिन जो साहित्य पब्लिकेशन की आंसर की थी उसमें डी आंसर दिया हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर होना चाहिए और क्या आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। स्टूडेंट, यदि आपको लग रहा है कि मेरी इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। और नोट्स परचेज करना चाहें तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ ऑल यू हैव ए हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल, ये स्टेटमेंट किसका था? एएच मास्लो का ये स्टेटमेंट था। ब्रैकेट में इन सभी की थ्योरी लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? कोई पर्पज नहीं है, थ्योरी की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो, मास्लो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यदि आपके पास सिर्फ हथौड़ा है और कुछ भी नहीं है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। देखो, जो भी टॉपिक है उसको यदि आप कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, खुद पर अप्लाई करते हैं, तो वो बेस्ट तरीका है। और जिन चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ सकते उनको हम रट लेंगे। इस स्टेटमेंट से मास्लो क्या समझाते हैं? मास्लो के बारे में आपको पता होगा, ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये बोला कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई औजार नहीं है, आपके पास बस एक हथौड़ा है और कुछ नहीं है, तो आपको सब कुछ कील नज़र आएगा। नेल का मतलब है कील, जिस पर हम फोटो टांगते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? देखो, होना क्या चाहिए कि हमें बीमारी को देखकर दवाई खोजना चाहिए। जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग हमें दवा खोजनी चाहिए, या फिर जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन खोजना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम या बीमारी के अकॉर्डिंग दवा या फिर सॉल्यूशन नहीं खोजते हैं। सॉल्यूशन हमने फिक्स कर रखा है कि हमारे पास तो बस यही सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो हथौड़ा है वो सॉल्यूशन है। तो हमने फिक्स कर रखा है हमारे पास तो यही सॉल्यूशन है, यही हमारे पास हथौड़ा है। अब तो जो भी प्रॉब्लम होगी उस सब को हमने कील मान लिया, मतलब सॉल्यूशन हमने फिक्स कर दिया और हर प्रॉब्लम का हम एक ही इलाज कर रहे हैं। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो कि घर पर एक मेडिसिन पड़ी हुई है आपके घर पर, और वो मेडिसिन ऐसी है कि मतलब वो कॉमन मेडिसिन है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष फ़ायदा भी नहीं होता। तो कुछ भी होता है तो वही मेडिसिन मम्मी दे देती है। हाथ में दर्द कर रहा है, ये वाली मेडिसिन, पैर में दर्द कर रहा है, ये वाली मेडिसिन, सिर दर्द हो रहा है, ये वाली मेडिसिन। मतलब यदि आपके पास हथौड़ा है, आपने जो सॉल्यूशन वो पहले ही सोच रखा है, तो सब कुछ आपको कील नज़र आएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी 5 मिनट सीरीज कैसे लगी वो भी ज़रूर बताना। टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।